हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो सीटेट का 26 जून 2011 को पेपर हुआ था उसका सीडीपी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो यहाँ पूछा कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय किस चीज़ को मानना चाहिए, तो वो हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता को। धैर्य और दृढ़ता के सहारे से एक शिक्षक जो होता है बच्चे के विषय की जानकारी प्राप्त कर पाता है और जो बच्चे की कमियां होती हैं उनको जान पाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ये ऑप्शन दिया गया है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। बी ऑप्शन है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पे कि इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा सबसे तरीका बेहतर होगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षकों के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन उसके बाद। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मतलब पूछी गई है, जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी उनमें पूछा गया कि बच्चा जो है जब तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? तो यह विशेषता होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की और जीन पियाजे के अनुसार यह तीसरी अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? यह तीसरी अवस्था थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या फिर समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे पूछा गया विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी होते हैं उनके सीखने के संबंधित सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो यह हो जाएगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मतलब बच्चों में क्या जितनी क्षमता है तो उन्हीं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चे कितना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों के अनुसार जो है शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद अब क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा
शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, मतलब कौन सा ऑप्शन सृजनात्मकता का पोषण अच्छी तरीके से करेगा, सृजनात्मकता का विकास करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब प्रत्येक बच्चे में जो प्रतिभाएं छिपी होती हैं उनको क्या करना, उनको पोषण मतलब उनका विकास करना और उनको मतलब शो करने के लिए उनको अवसर मतलब उनको क्या करने के लिए, प्रदर्शन करवाने के लिए उनको अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। मतलब कि जो बच्चों में प्रतिभाएं हैं उनको क्या करें, प्रदर्शन करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, तो अमूर्त देखो यहाँ पे वैसे भी टैग वर्ड मिल गया। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में सोचेगा बच्चा जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पे जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मिल जाए ऑप्शन में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो क्या इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही एक ही नाम है मतलब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अब अमूर्त से तात्पर्य है कि जो चीज़ें मतलब बच्चे के सामने नहीं होती हैं उसके बारे में भी तर्क रूप से वह चिंतन करने लगता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, तब क्या हो सकता है, सीखना समृद्ध हो सकता है और अच्छी तरीके से हो सकता है। और NCF 2005 जो हमारा है उसमें यह भी बताया गया कि जो बच्चे को चीज़ें पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, वह उसके दैनिक जीवन से और बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाई जाए। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेष माननी चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि शैक्षिक संस्थान ही केवल एकमात्र संस्थान नहीं है जिससे बच्चे सीखते हैं। बच्चे क्या अनेक प्रकार से सीखते हैं, अनेक जगहों से सीखते हैं, अपने मित्रों से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, मतलब सोशल मीडिया से सीखते हैं, अलग अलग चीज़ों से सीखते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या फिर जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया कि जो कोई 5वीं कक्षा में है और दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से
सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समान व्यवहार इसलिए किया जाना चाहिए कि उसको ये न महसूस हो पाए कि वह किसी से क्या है, कमज़ोर है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना जो है यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है बच्चे की, जबकि यह क्या है, शारीरिक आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अब यहाँ पे पूछा गया अभिप्रेरित शिक्षण किसको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अब आपसे 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पे पूछा गया बुद्धिमान बच्चे का कौन सा लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि वह बच्चा जो निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वह क्या है, एक बुद्धिमान बालक का जो है उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। और कहीं पे भी रटने या भी याद करने की बात आए तो वह ऑप्शन हमेशा क्या हो जाएगा, वहाँ पे गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। मतलब यह कथन किसने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? यह कहा था जीन पियाजे ने। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। तो इसका मतलब यह है कि विद्यालय में जो है कोई भी व्यक्ति होगा जहाँ पे उसके विचारों को मान्यता मिलती है वहीं पे वो बात करेगा, जहाँ पे इसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती है तो वह वहाँ पे चुप रहता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है तभी क्या करती है, वह वहाँ पे ज़्यादा बातचीत करती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, यह संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्षा
मनोविज्ञान से। अब आपसे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मतलब सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है उसका क्या महत्व होता है। तो अभिप्रेरणा से यह महत्व होता है कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा जो होती है शिक्षार्थियों में चीज़ों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है 3 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या शब्दावली है वह किस तरफ संकेत करती है। अब पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि विद्यालय जो है संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसी को कहते हैं पाठचर्या। क्या कहते हैं उसको? पाठचर्या कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की पद्धति है, खेल पद्धति, वह किस पर मूल रूप से आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अब आपसे पूछा गया है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। एक बच्चा जो है अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह संबंधित है सीखने का जो सादृश्यता का नियम है। सीखने का सादृश्यता का जो नियम है उससे यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो यहाँ पे पूछा कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो हो जाएगा दूसरे के साथ झगड़ना यहाँ पे जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अन्य जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ में उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है।
उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अब आपसे पूछा गया है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित है विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसको किसने बढ़ावा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में। अब आपसे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा।